हे गाइस, दिस इज स्वयं सिंह। वेलकम टू एडुएसर्स। तो आज की वीडियो में हम लोग सी लैंग्वेज की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड मैं आपको एश्योर करता हूँ कि अगर आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है एंड बाद में आपको कोई इशू ना हो कि आपका कोई पॉइंट छूट गया है, तो आप मेरे वीडियो लेक्चर को अच्छे से फॉलो करिए। एंड आज के वीडियो में हम लोग जो कंटेंट्स कवर करेंगे वो है हिस्ट्री ऑफ सी, फीचर्स ऑफ सी, सी प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर एंड इनपुट आउटपुट फंक्शंस और स्टेटमेंट्स वॉट एवर यू से। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ सी से। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट आपको बस एक मेन चीज़ दिमाग में रखनी है कि सी लैंग्वेज को किसने डेवलप किया। तो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची। स्पेलिंग आप देख लीजिए ध्यान से। इन द ईयर 1972 एट AT&T लैबोरेटरीज। ये आपका मेन पॉइंट है कि हमारा जो सी लैंग्वेज है वो डेवलप करी है डेनिस रिची ने इन द ईयर 1972। बाकी इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, बस जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लगा दिया है दैट ALGOL वॉज डेवलप्ड बाय इंटरनेशनल ग्रुप इन 1960, देन BCPL वॉज डेवलप्ड बाय मार्टिन रिचर्ड्स इन 1967, देन B वॉज डेवलप्ड बाय केन इन 1970। मतलब सी लैंग्वेज आने से पहले हमारी ये तीन और लाइन थी, तो उसके बाद हमारी जाके सी लैंग्वेज डेवलप हुई है। 1970 में एज यू कैन सी बी आई है एंड आफ्टर दैट 1972 में डेनिस रिची ने हमारा लैंग्वेज सी का इन्वेंशन किया या उसको डेवलप किया। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, वी विल बी स्टडिंग अबाउट फीचर्स ऑफ सी। तो यहाँ पे हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोई ना कोई स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं जो उसकी एबिलिटी को बताता है। कि मीन्स जैसे कि हमको पता है कि अगर हम लोग को कोई ऐप डेवलपमेंट करना है तो हमको जावा यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें पहले से ही कुछ सेट ऑफ लाइब्रेरीज़ हैं जो हमारे वर्क को बहुत ईजी कर देती हैं। तो इस वजह से हम लोग उस पे जावा यूज़ करते हैं। And you can see on the screen that the various features of C of programming language describes its ability and how beneficial it can be in developing a software. Basically, it is the ability of a programming language. तो फिर following are some features of C language. Okay, so first one is simple and efficient. The C language is very simple and efficient. और ये बहुत ही फास्ट है बिकॉज इट यूजेज अ कंपाइलर। और कुछ लैंग्वेजेस होती है जो इंटरप्रेटर यूज़ करती हैं जो कि सोर्स कोड को लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करता है, तो उसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। बट ये हमारी लैंग्वेज कंपाइलर यूज़ करती है तो वो ईजी है। देन इट इज़ अ पोर्टेबल लैंग्वेज, क्योंकि मतलब इसमें से मान लीजिए मैंने अपने सिस्टम में कोई प्रोग्राम कोड बनाया तो मैं उसको चाहूँ तो दूसरे सिस्टम पे भी रन कर सकता हूँ, तभी ये पोर्टेबल होगी। एंड ये मशीन इंडिपेंडेंट होती है। मशीन इंडिपेंडेंट से आप समझ सकते हैं कि ये पोर्टेबल एंड मल्टीपल सिस्टम्स में सेम कोड रन कर सकता है। ठीक है, इसको इजीली एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अपने लैपटॉप में कोई प्रोग्राम बनाया, तो अगर मैं उसको किसी दूसरे सिस्टम में लेके जाऊं तो मैं उसको एक्सटेंड कर सकता हूं। जब मन चाहे मैं उसका कोड बढ़ा सकता हूं। ओके, इसके पास एक्सटेंसिव सेट ऑफ लाइब्रेरीज है। लाइब्रेरीज मतलब होती है प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं जो कि हम लोग सी कोडिंग के टाइम यूज़ करते हैं। एंड इट ऑल्सो सपोर्ट्स डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे कि डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है। ओके, सो नाउ मूविंग टू सी प्रोग्राम स्ट्रक्चर। ओके, सो इन बिना आँखों वाले दादाजी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन दिस स्लाइड वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सी प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। ओके, तो अरे बढ़ जा भाई। ओके, सो तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास स्ट्रक्चर होगा एंड राइट साइड पे मैं उसका साथ साथ एक एग्जांपल दे रहूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले आता है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। तो इसके अंदर क्या होता है, जब भी हम लोग कोई भी फाइल बनाते हैं तो उसको नेम करते हैं। तो इसमें भी बेसिकली वही काम है कि हम लोग बताएंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट में जाके स्टोर हो रहा है। तो डॉक्यूमेंट का नाम फॉर सपोज हम लोग रख देते हैं कि वैप टू ऐड टू नंबर्स। वैप स्टैंड्स फॉर राइट अ प्रोग्राम। ओके, यू माइट बी नोइंग। सेकेंड सेक्शन इज डेफिनेशन सेक्शन। इसमें क्या होगा, हम लोग हैश डिफाइन करके वर्ड कीवर्ड यूज़ करेंगे जिससे हमारे पूरे प्रोग्राम में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पाई है, तो पाई की वैल्यू पूरे प्रोग्राम में 3.14 स्टोर हो जाएगी। आप कहीं भी यूज़ करेंगे तो उसको अगर आप वहाँ पे पाई लिखेंगे तो उसके प्लेस में वैल्यू उसकी 3.14 आ जाएगी। देन कम्स दी डिक्लेरेशन सेक्शन। इस सेक्शन में क्या होगा, जैसे हम लोगों ने इसमें हैश डिफाइन करके यूज़ करा था वैसे ही हम लोग अगर इसमें चाहें तो हैश इंक्लूड से पहले अगर हम लोग कुछ भी वेरिएबल में लेके अगर डिफाइन कर देंगे किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू को, तो वो भी हमारा एज अ ग्लोबल स्कोप वर्क करेगा और पूरे कोड में हमारा उसी पर्टिकुलर वेरिएबल का वैल्यू
स्टोर हो जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे फ्लोट पाई है तो पाई एक वेरिएबल हो गया जिसको जहाँ भी हम लोग यूज़ करेंगे कोडिंग प्रोग्राम में तो उसकी वैल्यू 3.14 स्टोर हो जाएगी। ओके, नाउ कम्स द लिंक सेक्शन। इस सेक्शन में जैसे हम लोग बहुत सारे डायरेक्टरीज इंक्लूड करवाते हैं अपने प्रोग्राम में, तो हमको यहाँ पे वही करना है। जैसे कि यहाँ पे हैश इंक्लूड है, तो यूजिंग द कीवर्ड हैश इंक्लूड वी आर इंक्लूडिंग stdio.h। ओके, तो इससे क्या होगा, जब भी हम लोग printf या scanf यूज़ करेंगे, अगर हमको यूज़ करना है अपने प्रोग्राम में, तो हमको stdio.h को इंक्लूड कराना पड़ेगा। ऐसे ही बहुत सारे होते हैं लाइक math.h और string.h, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे एंड उसके यूजेस क्या हैं, कब कहाँ यूज़ होगा, वो सब हम लोग आगे देखेंगे। देन कम्स दी मेन सेक्शन। मेन सेक्शन में हमारे पास void main आएगा। void main, int main, या एक बेसिकली एक मेन सेक्शन होता है जिसको ऐसे डिफाइन करते हैं। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए, बहुत होगा। एंड उसके बाद आता है यूज़र डिफाइन सेक्शन। मेन सेक्शन के हम लोग जो भी कोड लिखते हैं, जो भी स्टेटमेंट्स लिखते हैं, वो सब आता है यूज़र डिफाइंड सेक्शन के अंदर, क्योंकि हम लोग एज अ यूज़र कोड इनपुट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एग्जांपल में int a=10, b = 20 एंड c = a + b into pi। पाई की वैल्यू आप यहाँ पे 3.14 हो जाएगी। अगर हम लोग ऊपर में से या सिर्फ हैश डिफाइन यूज़ करते या फ्लोट पाई करके यूज़ करते, किसी भी एक से हमारी पाई की वैल्यू 3.14 आ जाती। तो यहाँ पे भी वही हुआ है कि c = a + b into pi हो रहा है, तो इन प्लेस ऑफ पाई 3.14 विल बी स्टोर्ड। उसके बाद printf यूज़ करेंगे एंड प्रिंट करवा लेंगे हम लोग अपनी वैल्यू को, दैट इज c। उसके बाद आता है हमारा सब प्रोग्राम सेक्शन। जैसे कि हम लोग आगे अभी जाके अपने प्रोग्राम में यूज़र डिफाइंड फंक्शन को कॉल करेंगे, मतलब हम लोग खुद एक फंक्शन बनाएंगे, तो उसको हम लोग अपने प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद लिखते हैं। ओके, तो हम लोग वैसे यूज़ कर सकते हैं, पहले भी लिख सकते हैं। वो पूरा प्रोसीजर मैं आपको अपने आगे आने वाली वीडियोस में बता दूंगा। नाउ कम्स द इनपुट आउटपुट फंक्शंस। मतलब हम लोग को इनपुट या आउटपुट लेने के लिए यूज़र से हम लोग को क्या क्या यूज़ करना पड़ता है। तो इनपुट लेने के लिए हम लोग को scanf यूज़ करना पड़ता है एंड आउटपुट के लिए हम लोगों को printf यूज़ करना पड़ता है। बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या होते हैं। So format specifiers are basically the specific type of data types that we are using while taking input and output। ठीक है, तो हम लोग इसमें स्पेसिफाई कर देते हैं कि कौन सा डेटा टाइप की वैल्यू हम लोगों को स्टोर करनी है या कौन से डेटा टाइप की वैल्यू हम लोगों को प्रिंट करनी है। जो सिंबल यूज़ होता है वो होता है परसेंटेज। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से टाइप्स हैं एंड कौन से फॉर्मेट स्पेसिफाई उनके लिए यूज़ होता है। तो अगर हमारे पास कैर टाइप का हम लोगों को वैल्यू लेनी है या वैल्यू प्रिंट करानी है, तो उसके लिए हमको यूज़ करना पड़ेगा %c। फॉर इंट वी हैव टू यूज़ %d। फॉर फ्लोट वी हैव टू यूज़ %f। फॉर डबल वी हैव टू यूज़ %lf। तो इससे क्या होगा कि जब भी हम लोग को कोई कैर वैल्यू करनी होगी तो %c, इंट के लिए %d एंड ऐसे करके यूज़ करना है। इसको आप सिंपली ऐसे याद कर सकते हैं कि अगर कैर है तो c से स्टार्टिंग है तो उसका %c हो जाएगा, इंट है तो c के बाद d आता है तो इंट हो जाएगा, फ्लोट का f से स्टार्ट हो जाएगा एंड डबल lf होगा। आपका फ्लोट और डबल दोनों डेसिमल वैल्यूज लेता है, बट डबल की जो साइज लिमिट होती है वो फ्लोट से ज़्यादा होता है। तो मतलब डबल एक तरह से फ्लोट का बड़ा भाई है, तो इसको हम लोग लॉन्ग फ्लोट भी बोल सकते हैं। तो इसका शॉर्ट फॉर्म है lf। ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का lf हो जाएगा। नाउ कमिंग टू दी इनपुट फंक्शन एंड आउटपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन में जैसे बताया था आपको scanf लेना है एंड आउटपुट में printf लेना है। तो यहाँ पास scanf होता है जिससे हमको कोई भी स्पेसिफिक टाइप का इनपुट लेने के लिए, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, यूज़र से इनपुट लेते हैं यूजिंग द कीबोर्ड एज यू कैन सी। देन एक ही बार में हम लोग चाहें तो मल्टीपल इनपुट्स ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि एक बार में कोई एक ही वैल्यू का इनपुट ले पाएँ। एंड इसमें इनपुट लेते टाइम वी हैव टू यूज़ द एम्परसेंड साइन। ओके, so as you can see its syntax is scanf format specifier variable 1 variable 2। ओके, मतलब ये तो एग्जांपल हो गया। अब इसमें ये तो सिंटैक्स हो गया, तो एग्जांपल आप देख सकते हैं scanf %d %f %c। तो %d हमारा इंट को स्पेसिफाई करेगा, %f इज यूज फॉर फ्लोट एंड %c इज यूज फॉर कैर। तो जो हमारे a में वैल्यू आएगी वो हमारे पास इंटीजर टाइप की होगी, जो b की होगी वो होगी फ्लोट में मतलब डेसिमल में, एंड जो c होगा वो कैर की होगी। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग जैसे कि यहाँ पे फ्लोट में है तो डेसिमल में वैल्यू डालनी है, बट वी कैन इनपुट द वैल्यू इन डेसिमल ऑल्सो।
बट अगर हम हमारे पास परसेंटेज डी है तो फिर हम लोग अगर डेसिमल वैल्यू डालेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा. एंड इन कैर वी कैन यूज परसेंटेज सी फॉर कैर वैल्यूज. Okay, so now coming on to the printf function. This function is used to show the output on the screen. और हम लोग चाहें तो एक बार में मल्टीपल आउटपुट्स भी प्रिंट करा सकते हैं. जैसे कि हम लोग एक बार मल्टीपल इनपुट्स ले सकते हैं, वैसे ही हम लोग आउटपुट भी करवा सकते हैं. तो इसमें हमारा जो एम्परसेंड साइन होता है वो यूज़ नहीं होता है. जब हम लोग स्कैनफ यूज़ करते हैं तो हम लोगों को एम्परसेंड साइन यूज़ करना पड़ता है. बट वाइल प्रिंटिंग द आउटपुट हमको एम्परसेंड साइन नहीं यूज़ करना होता है इन प्रिंटफ. तो इसका भी सेम है फॉर्मेट, बट जो एक चीज़ का चेंज है वो है एम्परसेंड साइन नहीं होगा यहाँ पे. ठीक है, तो इसमें आप देखिए कि परसेंटेज डी एफ सी लिखा, ए बी सी कर दिया. तो जो भी वैल्यू हम लोग ने इनपुट करी है उसका आउटपुट आ जाएगा. आउटपुट क्या आएगा, जैसे कि ए में आपके पास इंटीजर वैल्यू आएगी, बी में आपकी डेसिमल वैल्यू एंड सी में कैरेक्टर वैल्यू आएगी, क्योंकि हम लोग ने वही पर्टिकुलर फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज़ करे हुए हैं. और इसमें एक और आगे आता है, एग्ज़ाम में क्वेश्चंस भी आते हैं इसके, एंड हम लोग चाहे तो यूज़ भी कर सकते हैं. तो अगर जैसे कि हमको कोई क्वेश्चन मिला जिसमें उसका जो आउटपुट आ रहा है उसका डेसिमल में जो आउटपुट आएगा, हमको पता है कि बहुत ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस से चले जाएगा. तो वो प्रिवेंट करने के लिए हम जब प्रिंट करवाते हैं तो उसमें आपको बस एक छोटा सा चेंज करना होता है. जैसे प्रिंटफ लिखा आपने तो परसेंटेज के साइन के बाद 0.2f कर देंगे. तो इससे ये होगा, जो भी आपके पास आप डेसिमल प्लेस में जो भी आंसर आएगा आपका, तो वो सिर्फ 0.2 मीन्स 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही आएगा. अगर मान लीजिए 2.34567 है तो सिर्फ 2.34 ही तक आएगा, बाकी नहीं आएगा. और इसी तरह हम लोग ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर हमको कोई किसी वेरिएबल के सामने कोई वैल्यू निकालनी है तो हम लोग उसको लाइक दिस यूज़ कर सकते हैं, a इज इक्वल्स टू परसेंटेज डी कॉमा बी. तो b जो भी वैल्यू होगी वो a इक्वल टू के बाद में आ जाएगी करके. ठीक है, इसका आगे मैं आपको दिखाऊंगा कैसे होगा. जैसे कि आउटपुट दे सकते हैं, जो पहले का आउटपुट आएगा 3.52 हो जाएगा, एंड देन प्रिंटफ होगा तो a इक्वल टू 10 होके आ जाएगा, बिकॉज हम लोग ने परसेंटेज के सामने a इज इक्वल्स टू यूज़ करा है. ओके, कमिंग ऑन टू सम प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. सिंपल सी इनपुट आउटपुट वाले फंक्शंस में होगी. तो इसमें हमको सिर्फ प्रिंट करवाने हैं वेरिएबल्स और इनपुट लेना है. ठीक है, तो दिस इज़ अ प्रोग्राम ऑफ सी टू स्वैप टू वेरिएबल्स. स्वैपिंग मतलब आपको पता होगा कि जैसे हमारे पास a में कोई वैल्यू स्टोर है एंड b में दूसरी वैल्यू स्टोर है, तो हम दोनों की वैल्यूज को इंटरचेंज कर देंगे तो वो स्वैप के अंदर आएगा. तो इसका प्रोग्राम हम लोग देख लेते हैं. वैसे आप लोग इसको खुद भी बनाने का ट्राई कर सकते हैं जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज हो सी की. तो इसमें आप देखिए कि सबसे पहले हम लोगों को हैश इंक्लूड stdio.h से स्टार्ट करना है. देन वी विल बी यूजिंग मेन सेक्शन. मेन सेक्शन के अंदर हम लोग ये यूज़र डिफाइंड सारी स्टेटमेंट्स लिखते हैं, जिसमें ये है कि इंट abc हम लोग ने 3 वेरिएबल स्टोर कर लिए. उसके बाद हम लोग ने स्कैनफ से हम लोग क्या करते हैं, इनपुट को लेते हैं. ठीक है, इनपुट लेते हैं. तो क्या होगा, परसेंटेज डी एक बार में हम लोग 2 इनपुट ले सकते हैं. तो डी हम लोग ने यूज़ करा है कि हमको सिर्फ इंटीजर वैल्यू चाहिए, अदर दैन इंटीजर वैल्यू सारी नेग्लेक्ट हो जाएंगी या रिजेक्ट हो जाएंगी. ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हम लोग ने परसेंटेज डी लिखा एंड जो पहला वेरिएबल है जो उसमें पहली वैल्यू स्टोर होगी उसको एड्रेस ए कर दिया, देन सेकेंड को एड्रेस ऑफ बी. ओके, एम्परसेंड को हम लोग सी में एड्रेस के नाम से बुलाते हैं, सो कुछ नया नहीं है, सिंपल सा ऐसा. देन हम लोग को अगर वैल्यू स्वैप करनी है तो एक थर्ड वेरिएबल यूज़ करेंगे. ठीक, तो थर्ड वेरिएबल यूज़ करके हम लोग a की वैल्यू थर्ड वेरिएबल में डालेंगे, देन b की वैल्यू a में डाल के देन अगेन b को c में कन्वर्ट कर देंगे. तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि जब आपने c को a में करा, एक मिनट की मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, a इक्वल्स टू 1, देन वी आर टेकिंग द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल्स टू 2. अगर हमने 2 वैल्यूज ले ली, हमने थर्ड वेरिएबल लिया है c इज इक्वल्स टू a. तो a की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, a की वैल्यू हमारे पास 1 है तो c की वैल्यू हमारे पास 1 हो गई. सेकेंड में हमने क्या किया, a इज इक्वल्स टू b करा तो हमारे पास b की वैल्यू 2 थी तो a की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई. देन हम लोग ने अगेन करा b इज इक्वल्स टू c. तो इसका क्या मतलब होगा, c में हमारे पास वैल्यू 1 स्टोर हुई थी तो 1 हो गई. तो इस तरह से हमारे पास a में आ गई 2 एंड b में आ गया 1.
तो हमारी जो वैल्यूज़ थी वो देखिए यहाँ से स्वैप हो गई हैं, ये चेंज हो गया है। तो इस तरह से आप आगे कर सकते हैं, समझ गए होंगे। ठीक, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये कह रहा है कि हमको एक रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको पता ही है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो हम लोग रेक्टेंगल की दो साइड्स इनपुट करवा लेंगे यूज़र से। तो हम लोग लेंगे scanf %d l एंड b। ओके, सो यहाँ से लिया हम लोग ने scanf %d l एंड b। l इसकी लेंथ हो गई, b इसकी ब्रेथ हो गई। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। जो इसकी वैल्यू होगी लेंथ इनटू ब्रेथ की, वो हमने एक वेरिएबल सपोज a में स्टोर कर लिया। ठीक है, इसको स्टोर कर लिया। उसके बाद हम लोग इसी को प्रिंट करवा देंगे, printf ब्रैकेट में एरिया इज इक्वल्स टू %d कॉमा a। तो एरिया इज इक्वल्स टू एज टू जैसा होगा वैसा प्रिंट हो जाएगा। एंड जो भी हमारे पास a की वैल्यू आएगी वो d की प्लेस पे स्टोर हो जाएगी। तो मतलब एरिया इज इक्वल्स टू जो भी आंसर होगा, एरिया होगा उसका, वो आ जाएगा। ओके, so this was a first lecture in which we covered about history of C, features of C language, structure of program and the input and output functions। तो हमने देखा अभी तो स्टार्टिंग है, अभी बहुत इजी है। इसको हम लोग धीरे धीरे एडवांस लेवल में लेके जाएंगे, बट बहुत ही ज़रूरी होता है कि पहले आपका बेसिक्स क्लियर हो। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट आपको अपने दिमाग में रखने हैं। एक प्रॉपर नोटबुक में आप इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि जो इस पीडीएफ की लिंक होगी, जो मैं पीडीएफ बनाऊंगा, तो उसकी लिंक आपके कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में लाके पेस्ट कर दूंगा, तो जिससे आप लोग डायरेक्ट नोट्स ले सकते हैं वहाँ से। या आप चाहें तो साथ साथ मेरे नोट्स बना लीजिए, फिर से वीडियो लेक्चर को प्ले करिए। अगर जहाँ कोई पॉइंट नहीं समझ आया उसको फिर से देखिए। अगर कोई भी आपको इश्यू होता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। एंड थोड़े दिन बाद आई एम थिंकिंग टू ओपन अ टेलीग्राम अकाउंट ऑल्सो, जिसमें मैं क्वेश्चंस पोस्ट करूँगा एंड आपकी जितनी भी क्वेरीज होंगी वो वहाँ पे सॉल्व करूँगा। तो फिर इतना ही अभी के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और फिर दादाजी भी आ गए हैं, ये दादाजी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अब। तो फिर थैंक यू एंड टेक केयर, बाय बाय।